गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो है उस टेस्ट के बारे में जिस टेस्ट को देकर आप जान सकते हैं कि आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के बाद आपको कौन सी जॉब लेनी है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए और आप आने वाले समय में किस तरह से कैरियर ले सकते हैं और उसकी प्लानिंग किस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट है उन सभी बच्चों के लिए है या उन माता पिता या उन अध्यापकों के लिए भी ये गाइडलाइंस हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे या उनके बच्चे आने वाले समय में सही रास्ता चुने, अपनी ताकत को जानकर, अपने चॉइस को जानकर, अपनी स्ट्रेंथ को जानकर अच्छे डिसीजन ले, अपने अच्छा कैरियर चुने और उसके लिए प्लानिंग कर सकें। तो हाल ही में सन 2019 में NCERT के सहयोग से MHRD ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं जिनको पाकर या उस टेस्ट को देकर हम तय कर सकते हैं कि हमें कौन से कैरियर लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, हमारी चॉइसेस क्या रहने वाली हैं और उसके लिए हम प्लानिंग किस तरह से कर देते हैं। तो उस टेस्ट का नाम है तमन्ना। तमन्ना तमन्ना का अर्थ है ट्राई एंड मेजर नेचुरल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। तो ये एक ऐसा टेस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनको उनके एप्टीट्यूड बताएगा, उनकी एबिलिटीज़ बताएगा और कौन से करियर्स वो ले सकते हैं, कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तमन्ना की गाइडलाइंस जो कि अध्यापकों के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, सभी के लिए हैं। ये गाइडलाइंस हमारे लिए काफ़ी मार्गदर्शक तय होंगी। तो तमन्ना जैसा कि बताया गया था, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़ विद्यार्थी की या बच्चे की या शिक्षार्थी की अभिवृत्ति क्या हैं, उनकी प्राकृतिक क्षमताएं क्या हैं, उनको ट्राई करना है और उनको मापना है। तो किस तरह माप सकते हैं? तो ये गाइड है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए, जिसको अंजुम सीबिया, प्रभात के मिश्रा, सुष्मिता चक्रवर्ती, सुनीता देवी, श्रद्धा धिवाल, रुचि शुक्ला और ज्योति गुप्ता जी ने मिलकर बनाया है या उसको तय किया है और ये NCERT के तत्वाधान में बनी है। NCERT जो कि सर्वोच्च संस्था है शैक्षिक ढांचे को निर्धारित करने के लिए भारत में। तो सबसे फॉरवर्ड दिया गया है सबसे पहले कि हर किसी इंडिविजुअल की क्षमताएं, जो फिजिकल क्षमताएं हैं जैसे कि हाइट, वेट और उनकी जो मानसिक आयाम हैं, उनकी एबिलिटीज़ हैं, उनकी रुचियां हैं, उनकी अभिवृत्तियां हैं, व्यक्तित्व है और उनके लिए प्रेरणा जो है, उनकी भावनाएं हैं, वो अलग है। तो अंडरस्टैंडिंग द एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति की समझ कि अभिवृत्ति क्या है। जैसे ही विद्यार्थी अपने स्कूलिंग के या अपने विद्यार्थी जीवन के सेकेंडरी या माध्यमिक स्तर में प्रवेश करते हैं, वो एक ऐसे निर्णय लेने के बहुत करीब होते हैं जो कि डिसाइड करेगा, जो कि निर्णय लेगा कि वो कौन से सब्जेक्ट चुनेंगे आने वाले समय में, कौन से कोर्स लेने वाले हैं अपनी सीनियर सेकेंडरी स्टेज में। क्या वो मानविकी लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे या फिर व्यावसायिक शिक्षा लेंगे। तो ये जो डिसीजन है, ये जो निर्णय है विद्यार्थियों का, वो बहुत सारे तथ्यों पर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि उनकी रुचियाँ, उनकी अभिवृत्तियाँ, उनके प्रेरणा, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व है, एप्टीट्यूड, अभिवृत्तियां हैं। और विद्यार्थियों का जो निर्णय है वो प्रभावित किसके द्वारा किया जाता है? वो प्रभावित किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, परिवार से वाले सदस्यों के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा। और अध्यापक और जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं विद्यार्थियों के निर्णय को प्रभावित करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनकी कमियों को जानते हैं वो। तो उनकी मजबूतियों को भी जानते हैं, तो उनको सहायता देते हैं वो हमेशा सकारात्मक रहने के लिए और ज़्यादा
कोशिश करने के लिए, ताकि वो अपने रिजल्ट को, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। तो एप्टीट्यूड एक जो है विशेष क्षमता है या फिर क्षमताओं का एक समूह है। तो एप्टीट्यूड अगर विशेष क्षमता है तो वो किसी काम को करने के लिए चाहिए होता है, और किसी काम को करने के लिए, किसी कोर्स को स्टडी करने के लिए, किसी व्यवसाय को चुनने के लिए, तो ये हमेशा ही व्यक्ति के भीतर रहता है। और किस प्रकार से व्यक्ति आने वाले समय में ट्रेनिंग लेगा वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो हर एक ऑक्यूपेशन जो हर एक कोई काम है वो जीवन में अलग अलग तरह की क्षमताओं को डिमांड करता है। जैसे कि एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनने के लिए किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो ऑब्जर्व करे, वो निरीक्षण करे, उसकी विजुअल मेमोरी अच्छी हो, उसकी दृष्टि की जो याद रखने की क्षमता है चीज़ों को वो अच्छी हो, वो स्केच अच्छा बना सके। तो अगर किसी विद्यार्थी में ये क्षमताएं हैं तो वो उस ऑक्यूपेशन में, उस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है या उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो किसी विद्यार्थी की एप्टीट्यूड का अगर पता चल जाए तो हमें अपने जीवन में वो कोर्स, वो विषय, वो अपने जीवन की धारा को चुनने के लिए बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। तो कैसे पता करें एप्टीट्यूड की, हमारा एप्टीट्यूड क्या है, हमारी अभिवृत्तियाँ क्या हैं? तो इसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हम करते हैं। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो किस तरह से विद्यार्थियों को सहायता दे सकता है, उनकी जो विषय की समझ है वो बढ़ा सकता है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनकी विशेष ज़रूरतें क्या हैं, उन पे वो नज़र मार सकता है, और वो क्या चाहते हैं आने वाले जीवन में। तो आगे बढ़ते हैं कि तमन्ना क्या है। अब जिसके बारे में ये वीडियो है कि तमन्ना क्या है, तो तमन्ना एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें कि 7 प्रकार के एरियाज़ को कवर किया जाता है, जिसमें कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड, भाषाई अभिवृत्ति, अमूर्त तार्किकता, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मौखिक तार्किकता, मैकेनिकल रीजनिंग, यांत्रिक तार्किकता, न्यूमेरिकल रीजनिंग, सांख्यिक तार्किकता, स्पेशियल रीजनिंग, स्थानिक तार्किकता और अवधारणात्मक तार्किकता यानी कि परसेप्चुअल एप्टीट्यूड। तो हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी भी चाहिए कि ये लैंग्वेज एप्टीट्यूड है क्या, मैकेनिकल रीजनिंग क्या है, वर्बल रीजनिंग क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है। तो आइए जानते हैं कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड क्या है। तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड एक व्यक्ति की क्षमता है जिससे वो लिखे हुए शब्दों की समझ कर पाता है और उसे प्रयोग कर पाता है आने वाले जीवन में, और उन शब्दों को समझ सकता है, उनको बोल सकता है, उनको चिन्हित कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और उनके सही जो अर्थ है वो समझ सकता है, मुहावरों के अर्थ समझ सकता है, लोकोक्तियों के अर्थ समझ सकता है। तो जो ये सब टेस्ट है वो 3 तरह की क्षमताओं को मापने का टेस्ट है लैंग्वेज एप्टीट्यूड का, जिसमें कि करेक्ट स्पेलिंग या सही बर्तनी को देखा जाएगा, मुहावरों या लोकोक्तियों के अर्थ को जानने की क्षमता देखी जाती है। और लैंग्वेज एप्टीट्यूड में जो कोर्सेज व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, भाषाई अभिवृत्ति है, तो वो जा सकता है, जैसे कि सोशल साइंसेस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, टीचिंग, जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज़, एडवर्टाइजमेंट, लॉ, लाइब्रेरी साइंसेस, स्टेनोग्राफी, बिजनेस डेवलपमेंट आदि में वो अपना हाथ आजमा सकता है। दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो अब अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि अमूर्त तार्किकता ऐसी क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को तार्किक रूप से सोचने के लिए, समय मैनेजमेंट करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए जल्दी और प्रभावी रूप से सहायता करता है। और इसमें व्यक्तियों को पैटर्न की समझ, डायग्राम की समझ, डिज़ाइन की समझ और उनसे अर्थ निकालने की समझ होनी चाहिए। और ये जो एबिलिटी है व्यक्तियों में, वो रूल, लॉजिक, किसी भी तरह के शेप, करेक्ट आंसर जो भी दिए जाते हैं व्यक्ति को ऑप्शन में, और किसी सीक्वेंस को समझने का या फिर ओड वन आउट किसी से निकालने का। तो ये सब टेस्ट जो है एक नॉन वर्बल टाइप का सब टेस्ट होता है, जिसमें कि फिगर्स दी जाती हैं, पैटर्न्स दिए जाते हैं, सीक्वेंस दिया जाता है, और विद्यार्थियों को कहा जाता है कि वो अगली फिगर को फाइंड करें, पैटर्न को देखें। और अब अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में ऐसे ऑक्यूपेशन और ऐसे
काम लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, मैकेनिक्स और फोरेंसिक साइंस इत्यादि। अब वर्बल रीजनिंग के बारे में हम जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग क्या है। तो ये एक ऐसी क्षमता है जिससे हम समझते हैं और जानते हैं जो कि कुछ विचार शब्दों के रूप में दिए होते हैं, और ये देखती है कि किस तरह से हम अपनी उस क्षमताओं को समय के अनुसार लगाएं और उसमें से वो जो मैसेज दिया गया है उसको निकालें। तो जो वर्बल रीजनिंग का सब टेस्ट है वो एक किसी छात्र से ये अनुभव करता है या ये अपेक्षा करता है कि वो शब्दों और उसके अर्थ के बीच में जो संबंध दिया गया है या उसमें जो मैसेज दिया गया है वो समझे। वो वर्बल रीजनिंग क्यों ज़रूरी है और किन किन ऑक्यूपेशन में ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म, बिजनेस लॉ, पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, लिंग्विस्टिक्स, मेडिकल, पैरामेडिकल फील्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑक्शनियरिंग्स। अब मैकेनिकल रीजनिंग क्या है? तो मैकेनिकल रीजनिंग जो वो क्षमता है जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं मैकेनिक्स के, उनको हम प्रैक्टिकली किस तरह लगाएं और ये किस तरह सहायता करती है किसी व्यक्ति की। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारी मशीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सहायता करती है। तो इसके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आता है एक्सीलरेशन, प्रेशर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क एंड पावर, लीवर्स, पुली वगैरह, स्क्रू, स्प्रिंग, टूल्स, ये सब यूज़ कर पाने की क्षमता को हम मैकेनिकल रीजनिंग के तहत देखते हैं। अब है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो ये वो क्षमता है जिससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन या कर पाते हैं, गणितीय संक्रियाएं जल्दी और सही तरीके से कर पाते हैं। तो इसमें संख्या की जो संबंध है वो भी आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का निपटारा करना जो कि संख्याओं से निर्धारित है। और इस तरह के टेस्ट में आता है प्राथमिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जमा, घटाना, गुणा, भाग, और दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है, किस कोर्सेज में ये काम आता है? तो वो काम आता है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंसेज, स्टैटिक्स और सभी प्रकार के इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ओशनियोग्राफी में, जियोलॉजी में, मेट्रियोलॉजी में और एक्चुरियल साइंसेज में। अब स्पेशल एप्टीट्यूड क्या है? तो स्पेशल एप्टीट्यूड वो एबिलिटी है, वो क्षमता है जिससे जो छात्र है या व्यक्ति है उसमें वो समझ होती है कि वो स्थान का प्रयोग किस प्रकार से सही तरीके से कर पाए और सही डायरेक्शन में किस प्रकार से कर पाए। अब इस सब टेस्ट में जो स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, इसमें स्टूडेंट्स से ये मांगा जाता है कि वो शीशे में देख के चीज़ों को बताएं कि ये किस तरह से दिखाई देगी, अगर रोटेट करें तो वो किस तरह से दिखाई देगी, और फोल्ड हो तो किस तरह से दिखाई देगी। तो स्पेशल एप्टीट्यूड की ज़रूरत किन ऑक्यूपेशंस में होती है? तो वो ऑक्यूपेशन है जैसे 3D ऑब्जेक्ट जो हैं, त्रिआयामी चीज़ें जो हैं उनको विजुलाइज करना, उनका मन में खाका बनाना, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जो भी हैं, कला से संबंधित क्षेत्र, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, जियोग्राफी,
ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, विजुअल आर्ट्स, एनिमेशन, डिज़ाइनिंग, अर्बन और टाउन प्लानिंग, फोटोग्राफी, मल्टीमीडिया इत्यादि। और अंतिम जो टेस्ट है, ये एप्टीट्यूड है, वो है परसेप्चुअल एप्टीट्यूड, जिसमें कि देखा जाता है विजुअल इंफॉर्मेशन, लेटर्स की, नंबर्स की कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर सही तरीके से और जल्दी। इसके टेस्ट में स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो पेयर्ड ग्रुप में या साझा ग्रुप में अक्षरों या संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको देखें और उनमें जो अंतर ढूंढें। और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड के लिए जो अपने ऑक्यूपेशंस हैं या व्यवसाय हैं जिनमें ये वाला एप्टीट्यूड है, तो उनके लिए ट्रैफिक पुलिस, डिटेक्टिव होना, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, क्लरिकल और सेक्रेटरीशिप, पर्सनल असिस्टेंटशिप, असेंबली वर्क, मशीन जॉब ऑपरेटिंग एंड कोडिंग, बैंकिंग, रूफ रीडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, etc। तो इसमें अध्यापकों और टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कुछ नोट्स हैं, वो इस प्रकार से हैं कि ये जो एप्टीट्यूड है वो कुछ कोर्सेज और कुछ ऑक्यूपेशन के लिए एज अ एग्जाम्पल लिए गए हैं। और बहुत सारे जॉब्स का या ऑक्यूपेशन का या कोर्सेज का बहुत सा स्कोप है, बहुत सा क्षेत्र है। तो किसी भी जॉब को करने के लिए एक अभिवृत्ति का समूह चाहिए होता है। तो कोई एक अभिवृत्ति किसी एक जॉब के लिए बिल्कुल भी परफॉर्मेंस का आधार नहीं हो सकती, तो इसको हम एक तरह गाइड मान के ही चलें। अब टेस्ट मटेरियल क्या रहेगा? एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए टेस्ट बुकलेट तमन्ना की, जिसमें 7 टेस्ट दिए गए होंगे, आंसर सीट, पेंसिल्स, स्कोरिंग कीज़, तमन्ना एप्टीट्यूड की एक जो रिपोर्ट शीट है। टीचर्स के लिए ये टेस्ट और बुकलेट जो है वो रीयूजेबल हैं और दोबारा से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके हैं। तो अगर हम कभी भी टेस्ट लें तो उस पर किसी पेन तरह की या किसी अन्य तरह की मार्किंग ना करें। अगला है स्कोरिंग किस तरह करें, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करें। तो जर्नल कंसिडरेशन या कुछ भी क्या रहेंगे इसके लिए, तो नंबर 1 है, जब बच्चों को हम टेस्ट के बारे में बताएं तो हम उनको मोटिवेट करें, अपनी शक्तियों को वो फिर से अर्जित करें। स्टूडेंट को कोशिश करें कि वो जितने भी टेस्ट है वो दे सकें, जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें वो, तो उसके लिए ठीक रहेगा। इस टेस्ट में पास या फेल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी और हर सब टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो 10 मिनट की होगी और टोटल सब टेस्ट जो होंगे वो 7 होंगे जितने की एप्टीट्यूड हैं और 70 मिनट का ये टेस्ट होगा। तो सब जितने भी सब टेस्ट है उसके लिए हमें केवल 10 मिनट का ही समय लगाना है और टोटल इसमें लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। तो हर एक प्रश्न के लिए इसका एक ही रिस्पॉन्स आएगा। तो स्टूडेंट्स को हम ये बता दें कि हमें हर एक क्वेश्चन के लिए एक ही रिस्पॉन्स देना है, ना कि 2। प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर जैसा कि टेस्ट मटेरियल का होता है, नेम्स ऑफ सब टेस्ट, टेस्ट मटेरियल, जितने भी समय देना है हमें उनके लिए करने के लिए। और ये है कि हमारे पास उतनी बुकलेट्स होनी चाहिए, जितनी बुकलेट्स जितने बच्चे हैं शायद उससे ज़्यादा रख लेनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ये बातें, लाइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, डेस्क मेंटेन रहने चाहिए, ऐसी जगह स्टूडेंट्स को बैठना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस, रुकावटें उनके लिए ना आए। क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शन? तो समय पे हम उनको शीट दें, उस पर अपना नाम, क्लास, जेंडर, स्कूल इत्यादि और अन्य डिटेल जो मांगी गई हैं वो लिख दें। जब भी कहा जाए कि रुको तब रुक जाएं, जब भी कहा जाए कि चलो टेस्ट शुरू करें तो चल पड़े। तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन जो हमें देनी चाहिए कि अगर किसी
छात्र को क्वेश्चन का टाइप नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम उनको गाइड करें और उसके बाद हम ही इस टेस्ट को देना आरंभ करें। तो जो भी डाउट्स हैं उनको हमें क्लियर करना है और फिर भी उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, जो निर्देश बताए गए हैं, उनको करने का प्रयत्न करना है। और ये इंश्योर हमें करना पड़ेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वे इसको सही तरीके से समझ पाएँ और उसके बाद हमें स्टार्ट कर देना है एग्ज़ाम। और सही समय पे हमें स्टॉप का आवाज़ देनी है, ज़ोर से आवाज़ में कि रुको। जब भी कहा जाए कि रुको तो रुके, जब भी कहा जाए चलो तो चलें, करना शुरू करें। हो सके तो जितने भी सब टेस्ट हैं उनके बीच में 10-15 मिनट की ब्रेक, 4 सब टेस्ट होने के बाद 10 या 15 मिनट की ब्रेक का देना ज़रूरी हो जाता है। अब स्कोरिंग किस तरह से करें, तो स्कोरिंग का ये अपेंडिक्स 2 में बताया गया है कि स्कोरिंग की है क्या है। अब यहाँ पर टीचर के लिए नोट है कि जब भी हम देखें कि विद्यार्थी ने कर लिया है तो उसमें से जिस भी विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर दिया है तो उसको सही चुने अगर आप सही पाते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन को टिक किया है तो उसको ना चुने और उसको मार्किंग में ना ले। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर। अब किस तरह से कितना भी बच्चे स्कोर्स लेंगे उसको किस तरह से समझेंगे, तो हमें ये समझना होगा कि डिफरेंट तरह के टेस्ट में अलग अलग तरह के बच्चों के मार्क्स आएंगे। तो एक बार रखी जाएगी कि अगर आपने इतना स्कोर लेते हैं तो उसमें आप एवरेज माने जाएंगे या फिर लो माने जाएंगे और हाई स्कोर्स का पैमाना रखा जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको वो देखने को मिल जाएगा जब इस वीडियो में आगे आप चलेंगे। तो मान लीजिए कि हमें किसी लड़की मंजू की परफॉर्मेंस देखनी है जो कि कक्षा 9 की विद्यार्थी है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की सीट भरेंगे तो हमने कैलकुलेट करेंगे कि LA सब टेस्ट में उसके कितने करेक्ट रिस्पॉन्स हैं, फिर उसके स्टैंस स्कोर्स में से देखेंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन टेबल जो नीचे बताया गया है उसमें से मान लो एप्टीट्यूड स्कोर में उसने 15 नंबर लिए हैं और मिनिमम स्कोर जो है स्टैंड स्कोर वो 5 है और तो वो उसको एवरेज माना जाएगा। तो उसके बाद सभी तरह के टेस्टों का हम मुआयना करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मंजू 9th क्लास की स्टूडेंट है, फीमेल, और न्यू दिल्ली की स्टूडेंट है। उसने LA में 15 मार्क्स लिए हैं, स्टैंड स्कोर है 5, तो परफॉर्मेंस की एवरेज मानी जाएगी। AR में 27 ऑक्टेन लिया है, स्टैंड स्कोर है 10, तो उसकी परफॉर्मेंस जो हाई मानी जाएगी। और VR में 25 तो 9 लिए तो हाई, MR में 6 लिए, स्टैंड स्कोर है 3 तो लो मानी जाएगी। NA में 19 लिए, स्टैंड स्कोर 8 है तो परफॉर्मेंस हाई मानी जाएगी। SA में 11 लिए हैं, स्टैंड स्कोर 5 है तो एवरेज मानी जाएगी। और PA में 43 लिए हैं, स्टैंड स्कोर 6 है तो एवरेज जो है वो एवरेज मानी जाएगी। तो इस तरह से ये बार चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि जो उनकी एप्टीट्यूड है वो AR और BR में आए हैं। तो उसको देखने के बाद ये पता चल रहा है कि मंजू के स्कोर के अनुसार जो हाई एप्टीट्यूड है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का है, वर्बल रीजनिंग का है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। तो उसके अनुसार उसके लिए कौन से सब्जेक्ट ठीक रहेंगे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन, साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज़, और उनके इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन को देखते हुए कौन से ऑक्यूपेशन उनके लिए ठीक रहेंगे। तो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, अकाउंटेंसी, फार्मेसी, मार्केटिंग, रिसर्च, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हैं वो, लॉ, सोशल वर्क, साइको थेरेपिस्ट बन सकते हैं, फिजिकल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन जो भी है उनमें वो एक्सपर्ट बन सकते हैं।
पब्लिक रिलेशन इत्यादि वो कर सकते हैं। उसके बाद अध्यापक के सिग्नेचर। और तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो सजेस्टिव है और ज़रूरी नहीं कि वो डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में लिए जाएं। तो इसको हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपेंडिसेस जो बताए गए हैं, आंसर सीट का सैंपल आप देख पा रहे हैं। LA, AR, VR, MR, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छा, सैंपल सीट, आंसर सीट का जो है ये भी देख पा रहे हैं सामने। ऑप्शंस अनुसार स्कोरिंग की जो है वो स्कोरिंग की लेने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल जो है उनको रिक्वेस्ट भेजनी होगी NCERT को और सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी स्कोरिंग की। आगे बढ़ेंगे तो स्कोरिंग की लेने के लिए सॉफ्ट कॉपी भेजनी पड़ेगी। और एप्टीट्यूड टेस्ट की टेस्ट रिपोर्ट है, इस तरह से इसको पहले भी दिखाया गया है। प्रोफाइल, अब नॉर्म्स टेबल किस तरह से है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये देखते हैं। ये आपके सामने नॉर्म्स टेबल, बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल, और ये गर्ल्स का बॉयज़ का इकट्ठा और गर्ल्स बॉयज़ का नॉर्म्स टेबल फिर से। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि स्टैंड स्कोर अगर 1 से 3 है तो वो लो माना जाएगा, 1 से 4 है तो एवरेज, 4 से 7 है तो एवरेज माना जाएगा, और 8 से 10 है तो हाई माना जाएगा। तो अगर लो है तो बिलो एवरेज है एप्टीट्यूड, जिस भी एप्टीट्यूड के टेस्ट होगा। अगर एवरेज है तो एवरेज है, अगर हाई है तो हाई एप्टीट्यूड रहेगा उस दिखाए गए एप्टीट्यूड में। अब देखें कुछ एप्टीट्यूड के अनुसार कुछ ऑक्यूपेशन या कुछ काम। तो अकाउंटेंट के लिए 3 तरह के एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो न्यूमेरिकल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड। एयर होस्टेस बनने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर बनने के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड। एनिमेटर बनने के लिए स्पेशल एप्टीट्यूड, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। आर्किटेक्ट, इस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, बैंकर बनने के लिए कौन कौन से एप्टीट्यूड चाहिए, ब्यूटिशियन, BPO एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल सर्वेंट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज एप्टीट्यूड। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए भी बताए गए हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए, डाइटिशियन बनने के लिए, इवेंट प्लानर बनने के लिए, फैशन डिज़ाइनर, फोरेंसिक साइंटिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, होटल मैनेजर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, जर्नलिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मोबाइल ऐप डेवलपर, नावल ऑफिसर, नर्स, ऑप्टिशियन, फोटोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, पायलट, पुलिस ऑफिसर और रिटेल मैनेजर, रेडियो एंड TV एंकर, टूरिस्ट गाइड, टीचर, ट्रैवल एजेंट और सिक्योरिटी गार्ड। तो ये थे कुछ एप्टीट्यूड और उनसे जुड़े हैं वोकेशनल एरियाज़। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड से जुड़े एरियाज़ कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से जुड़े एरिया कौन से हैं, वर्बल रीजनिंग से जुड़े एरिया कौन से हैं, मैकेनिकल रीजनिंग से जुड़े एरियाज़ कौन से हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से जुड़े एरिया कौन से हैं, स्पेशल एप्टीट्यूड से जुड़े एरिया कौन से हैं, और परसेप्चुअल एप्टीट्यूड से जुड़े एरियाज़ कौन से हैं। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।